नमस्कार दोस्तों, अपेक्स गुरुकुल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, अपेक्स गुरुकुल चैनल पे मैथ और फिजिक्स की वीडियो लगातार डाली जा रही है। आज मैं आपके साथ 3D टॉपिक लेके आया हूं, तो इससे रिलेटेड कंप्लीट वीडियो आपको अपेक्स गुरुकुल चैनल पे मिलेंगी। 3D के अंदर अपन राजस्थान बोर्ड की अभी 12th की एग्जाम नहीं हुई है, तो इसको ध्यान में रखते हुए आज मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ 3D का, त्रिविमीय ज्यामिति। दोस्तों, 2D का अध्ययन अपन ने 11th क्लास में किया था। तो 2D के अंदर क्या होते हैं कि दो रेखाएं होती हैं और वो लंबवत हों, तो जो आकृति बनती है वो 2D की आकृति बनती है, जिसका अध्ययन अपन ने 11th में कर लिया था, कोई दिक्कत नहीं है। यहां अपन अध्ययन करेंगे 3D। तो यहां क्या होते हैं कि तीन रेखाएं आपस में लंबवत होती हैं और उन रेखाओं को क्रम से अपन एक्स एक्स, वाई एक्स और जेड एक्स के नाम से जानते हैं। तो इसमें तीन रेखाएं कुछ इस टाइप की होती हैं। देखिए दोस्तों, अभी आपको दो रेखाएं नजर आ रही हैं, लेकिन तीसरी रेखा इसके लंबवत होगी इस तरीके से। तीसरी रेखा इस तरीके से लंबवत होगी, तो वो अपन समतल में प्रदर्शित नहीं कर सकते। तो इसको प्रदर्शित करते हैं तो कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। सामने से देखेंगे ये कुछ तिरछा भाग दिखा सकते हैं, लेकिन ये एग्जैक्ट 3D आकृति नहीं बन पाएगी समतल में। अपन बोर्ड पे 3D आकृति नहीं बना पाएंगे। जैसे कि अपन देखें 2D के अंदर क्या होते हैं, दो रेखाएं होती हैं और वो आपस में इस तरीके से लंबवत होती हैं। तो इसको अपन एक्स एक्स के नाम से जानते हैं, इसको वाई एक्स के नाम से जानते हैं। और ये दोनों रेखाएं जिस बिंदु पे काटती हैं उसको मूल बिंदु के नाम से जाना जाता है। ठीक है। 3D के अंदर क्या होते हैं, तीन रेखाएं होती हैं और वो आपस में लंबवत होती हैं। वो कुछ इस प्रकार होती हैं। तो अपन इसको एक्स एक्स कह सकते हैं, इसको वाई एक्स कह सकते हैं, इसको जेड एक्स कह सकते हैं। लेकिन इनको अपन बोर्ड पे प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे। तो इसके स्थान पे 3D आकृति बोर्ड पे 3D 2D समतल पे अपन किस तरीके से प्रदर्शित करेंगे, इसको कृपया ध्यानपूर्वक देखिए इसको, कि इसको इस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। ये मूल बिंदु हो जाएगा और इसको अपन एक्स एक्स ले सकते हैं, इसको वाई एक्स, इसको जेड एक्स, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहें तो इसको वाई एक्स ले लें, इसको जेड एक्स ले लें। ठीक है। अब यहां से आप देखें कि या इसको चेंज कर सकते हैं, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है। मेन अंतर थोड़ा सा देख लेते हैं, डायरेक्ट अपन टॉपिक पे आएंगे। 12th का टॉपिक है अपना और इसकी क्वेश्चन भी लगाएंगे, इतना टाइम नहीं लगाएंगे इसमें। देखो 2D के अंदर क्या होते हैं, समतलीय आकृतियां आती हैं। 2D में क्या आती हैं, समतलीय आकृतियां आती हैं, जबकि 3D के अंदर ठोस आकृतियां आती हैं। देखो समतलीय आकृति क्या होती है, ठोस आकृतियां क्या होती है। तो थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं। समतलीय आकृति जो एक समतल पे आसानी से प्रदर्शित की जा सकती है, जिसे समतलीय आकृति में आपने देखा होगा कि अपने पास आयत, वर्ग, वृत्त, त्रिभुज, ये सभी आकृतियां क्या होती हैं, समतलीय आकृतियां होती हैं। उसको अपने एक प्लेन पे प्रदर्शित कर देते हैं। इसी तरीके से ठोस आकृतियां क्या होती हैं, 3D आकृतियां होती हैं कि अगर इस पे समतल पे अपन उनको रखने की कोशिश करें तो उसका भाग की तरफ एक भाग उभरा हुआ होगा। 3 डायमेंशन होते हैं, 3 निर्देशांक होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अपन देखें तो 3D के अंदर आते हैं अपने पास घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अन्य जो भी आकृतियां हैं
ठोस आकृतियां वो इसमें आती हैं। आपने देखा होगा कि 9th 10th में अध्ययन किया होगा कि इन आकृतियों का आपने परिमाप व क्षेत्रफल याद किया था। आयतन याद नहीं किया था। और इन आकृतियों का आपने क्षेत्रफल व आयतन याद किया था। अब आपके समझ में आ गया होगा कि इसमें मेन डिफरेंस क्या होता है। जो समतलीय आकृतियां होती हैं उनमें हम परिमाप व क्षेत्रफल ही याद करते हैं, जबकि ठोस आकृतियों का हम क्षेत्रफल और आयतन याद करते हैं। एक बात याद रखना, समतलीय आकृतियों में आयतन नहीं होता है, ठोस आकृतियों के अंदर परिमाप नहीं होता है। ये तो एक थोड़ा सा बेसिक अंतर है 2D और 3D के अंदर। आगे चलते हैं। 3D के अंदर निर्देशांक प्रदर्शित करने के लिए 3 बिंदु होते हैं, ठीक है। अब इसमें अपन क्या करते हैं, 3D में किसी बिंदु की, मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी याद करना। मूल बिंदु से x1, y1, z1 कोई बिंदु है, इसकी दूरी हम किस तरीके से याद करेंगे। दूरी सूत्र अपने पास हो जाएगा रूट x1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, और अपने पास दूरी हो जाएगी x1 का स्क्वायर, y1 का स्क्वायर, z1 का स्क्वायर इकाई। यदि आपको 2 बिंदु दिए गए x1, y1 और z1, दूसरा बिंदु दिया गया है x2, y2 और z2। 3D की बातें कर रहे हैं, इनकी ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन अपने इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये 2 बिंदु हैं A और B, तो अपन AB दूरी याद करेंगे तो दूरी का सूत्र हो जाएगा अपने पास रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये इतना अपने को मालूम होना चाहिए कि ये इसकी आवश्यकता पड़ती रहती है, तो ये अपने को मालूम होना चाहिए कि 3D में दूरी किस तरीके से याद करते हैं 2 बिंदुओं के मध्य। चलो दोस्तों, अब 3D के अंदर अपना टॉपिक स्टार्ट होता है, वो होता है दिक्कोजों से। डायरेक्शन कोसाइंस। देखो दिक्कोजी होती क्या है, कृपया ध्यानपूर्वक सुनो। 3D के अंदर त्रिविमीय ज्यामिति में कोई रेखा धनात्मक अक्षों के साथ x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष के साथ जो कोण बनाती है उसका कोज्या मान अर्थात कोसाइन मान ही क्या कहलाता है, दिक्कोज्या कहलाता है। जैसे यहां कोई रेखा ये गुजर रही है, अब इसमें अपन देखें कि ये रेखा अक्षों के साथ कोण कैसे बना रही है, कितने डिग्री का है, तो अपन क्या करते हैं, इस रेखा के समांतर मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा प्रदर्शित करते हैं। इसके समांतर रेखा प्रदर्शित कर देते हैं, ठीक है। अब देखो ये धनात्मक x अक्ष के साथ अल्फा कोण बनाएगी, धनात्मक y अक्ष के साथ बीटा कोण बनाएगी और धनात्मक z अक्ष के साथ गामा कोण बनाएगी। तो यदि कोई रेखा धनात्मक अक्षों x अक्ष, y अक्ष, z अक्ष के साथ क्रम से अल्फा, बीटा, गामा कोण बनाए तो उनके कोसाइन मान ही हमारे क्या कहलाएंगे, दिक्कोज्या कहलाएंगे। तो अपने पास दिक्कोज्या हो जाएगी, दिक्कोज्या वो हो जाएगी
कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा। दूसरी बात, मैं इसको रेखा लेता हूं कि किसी रेखा AB के धनात्मक अक्षों से कोण क्रम से अल्फा, बीटा, गामा हो तो BA रेखा के धनात्मक अक्षों के साथ क्रम से कोण होंगे पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा, पाई माइनस गामा। क्योंकि इस रेखा की डायरेक्शन चेंज हो गई, उस कंडीशन में कोण ये बनेंगे और इनके कोस मान लेंगे अपन, तो ये हो जाएगा कोस पाई माइनस अल्फा, कोस पाई माइनस बीटा, कोस पाई माइनस गामा। तो यहां अपने पास आ जाएंगे माइनस कोस अल्फा, माइनस कोस बीटा, माइनस कोस गामा। ये भी उसी रेखा की दिक्कोजाएं कहलाएंगी। दूसरा पॉइंट अपने पास आता है, दिक्कोजाओं को हम LMN के द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं। दिक्कोजाओं को LMN के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। L बराबर कोस अल्फा, M बराबर कोस बीटा, N बराबर कोस गामा। तीसरा पॉइंट है, दिक्कोजाओं को हम कोष्टक के अंदर नहीं लिखते हैं। दिक्कोजाओं को हम क्या नहीं करते, कोष्टक के अंदर बंद नहीं करते हैं। सेकंड पॉइंट है अपने पास, जो LMN के मान हैं वो हमारे -1 से 1 के बीच में ही होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जो कोस थीटा है वो -1 से 1 के बीच में होगा। इसी तरीके से कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा भी -1 से 1 के बीच में होगा। इस प्रकार दिक्कोजाओं का जो मान है -1 से 1 के बीच में ही होगा। -1 से छोटा नहीं हो सकता, 1 से बड़ा नहीं हो सकता। तो ये आपको याद रखना है। सेकंड बात ये है कि जो आपका ये धनात्मक अक्षों से कोण बनाएगी रेखा, वो आपका 0 से 180 डिग्री के बीच में होगा, 0 to पाई।